नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएससी कोचिंग क्लासेस में। मैं दिलीप सिंह आपके सामने फिर प्रस्तुत हूँ एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के, जिसका आज का विषय है इतिहास। और इतिहास विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो है मुगल वंश या मुगल काल। तो मुगल वंश पे हम आपसे चर्चा करेंगे और मुगल वंश के बारे में बताएंगे कि मुगल वंश हमारे भारत में कैसे आया, क्या कारण था और किस कारण से ये हमारे पूरे भारत का सबसे बड़ा वंश माना गया। तो ज़्यादा समय ना लेकर के हम आपको अपने मुख्य टॉपिक पे आ जाते हैं, मुगल वंश। तो मुगल वंश के बारे में आपको बताने का प्रयास करते हैं। आप लोग बहुत ही अच्छे से और बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिएगा मुगल वंश के बारे में। तो मुगल वंश की स्थापना 1526 से 1707 के बीच में हुआ। 1526 से मुगल वंश की स्थापना शुरू हुई और 1707 आपको इसलिए बताया गया है। अंत तो इसका होता है 1857 में, लेकिन मुगल वंश का उदय 1526 से लेकर के 1707 के बीच में चरमोत्कर्ष का काल माना जाता है। इसमें बहुत से शासक ऐसे रहते हैं जो अति शक्तिशाली और अति महत्वाकांक्षी थे। वो थे आपके सबसे पहले बाबर के बाद हुमायूं के बाद जहांगीर के बाद शाहजहां और शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये जो 5 आपके शासक थे, ये 1526 से लेकर के 1707 के बीच में रहे। 1707 जो है ये औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं 1707 से 1857। ये मुगल वंश का उत्तर मुगल काल कहा जाता है। इनमें क्या रहा कि 1707 में बहादुर शाह जफर थे और 1857 में बहादुर शाह द्वितीय। ये इनके अंतिम राजा रहे जो बहुत शक्तिशाली नहीं थे और इनका बहुत ही ज़्यादा प्रभाव मुगल वंश पे नहीं पड़ा। तो ये हमारा आ जाता है मुगल वंश। मुगल वंश की शुरुआत यहाँ से बता दिया गया 1526 से। अब हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड के माध्यम से सारी चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं पहले से, ताकि आपको बताने में बहुत ज़्यादा समय ना लगे और आपको यथास्थिति स्पष्ट करा दिया जाए। तो अब आप आगे आइए, देखते हैं क्या है शुरू। बाबर, मुगल वंश का जो संस्थापक था बाबर का जो जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 में फरगना में हुआ था और इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा फरगना के शासक थे। फरगना नामक एक राज्य था, स्थान था, वहाँ के शासक थे और ये तैमूर लंग से संबंध था। तैमूर लंग की ये निवासी थे। अब इधर की माता के बारे में आता है। इनकी माता का नाम कुतलुग निगार खानम था। कुतलुग निगार खानम ये चंगेज वंश से संबंधित रखती हैं और इनके पिता जो हैं उमर शेख मिर्ज़ा, वो तैमूर वंश से संबंध रखते हैं। इन दोनों महान राजवंश से जो एक पीढ़ी निकल के आती है वो चगताई वंश निकल के आती है और इसी चगताई वंश का संस्थापक बन जाता है बाबर। और जब बाबर पुत्र जन्म होता है तो उसका जो मूल नाम है वो यहाँ लिखा हुआ है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, अब हम लोग इसके नीचे आते हैं, इनके राज्याभिषेक के बारे में चर्चा करते हैं। बाबर के पिता की मृत्यु 1494 ईस्वी में बताते हैं कि वो अपने छत पे कुछ कबूतरों को दाने अब खिला रहे थे। उस खिलाने के दौरान कुछ छज्जा गिर जाता है, उसके कारण उनकी मृत्यु उनके पिता की हो जाती है। कई इतिहासकार अन्य पुस्तकों में और भी कुछ लिखते हैं, लेकिन आप देखिए कि बाबर के पिता की मृत्यु 1494 ईस्वी में हो जाती है। बाबर की मात्र 11 वर्ष की अल्प आयु होती है और 11 वर्ष की अल्प आयु में ही बाबर को राज्याभिषेक फरगना का शासक बनाया जाता है। बाबर की दादी जो थी एहसान बानो बेगम द्वारा बाबर को राज्याभिषेक कराया गया। ठीक, ये था इनका प्रारंभिक समय। अब हम लोग आ जाते हैं कि बाबर का प्रारंभिक संघर्ष क्या रहा, कैसे रहा, किस प्रकार से बाबर ने अपना संघर्ष किया अपनी सत्ता को संभालने के लिए। जिस वर्ष बाबर 1494 ईस्वी में सत्ता पे बैठता है उसी वर्ष उसके पिता की मृत्यु होती है। उसी के बाद वो सत्ता पे बैठता है और उसी वर्ष ही वो इतना महत्वाकांक्षी रहता है कि वो समरकंद पर भी आक्रमण कर देता है। लेकिन उसका परिणाम क्या होता है कि समरकंद में वो पराजय उसके हाथ लगती है। उसके बाद ये होता है कि बाबर 1501 में शैबानी खां से युद्ध करता है और सर ए पुल के युद्ध के नाम से वो जाना जाता है और इसी युद्ध में बाबर बुरी तरीके से हार जाता है। तो आपने ध्यान दिया, बाबर की प्रथम हार थी 1494 में समरकंद का पहला आक्रमण किया और असफल किया। यहाँ से आपको चीज़ ये भी ध्यान देना है कि ये वही बाबर है जिसने अपना प्रथम आक्रमण किया समरकंद में और असफल रहा और ये आकर के आने वाले समय में संपूर्ण भारत का, संपूर्ण देश का सबसे प्रभुत्वशाली और सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। सम्राट का दर्जा भी बाबर को दिया गया था। तो इससे इस बात का स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति अगर एक बार आक्रमण करता है या कोई एक कार्य करता है और असफल होता है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो जीवन में हर चीज़ में असफल ही हो जाएगा। ये चीज़ आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं। मान लीजिए किसी प्रतियोगी परीक्षा में आपने परीक्षा दी और अगर आप सफल नहीं हुए तो उससे आपका व्यक्तित्व, उससे आपकी
पढ़ाई उससे आपकी शिक्षा का विवेक नहीं आकलन किया जा सकता कि आप एक परीक्षा में असफल रहे तो आपको आप पढ़ने में कमज़ोर हैं, ये आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते हैं। सतत अभ्यास, सतत परिश्रम से आप उससे बहुत गुना अच्छा कार्य कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी परीक्षा को पास करके अपना चयन ले सकते हैं। तो ये चीज़ रहा कि बाबर पहले आक्रमण में असफल रहा, तो ये आपको अपने ऊपर भी लेना है। अगर आप किसी परीक्षा में असफल रह रहे हैं तो ये ज़रूर जान लीजिए कि असफलता ज़रूरी है, लेकिन असफलता को देखिए क्या कमी है, उसको सुधारिए और फिर सफलता की ओर लग जाइए। बाबर ने भी वैसा किया। प्रथम युद्ध हारा 1501 में सर ए पुल का साहिबानी खां से युद्ध हारा। उसके बाद 1504 में काबुल और गजनी पे उसने आक्रमण किया और विजय प्राप्त हुई। अंततः गत्ता बाबर को विजय प्राप्ति हो गई। किससे? काबुल और गजनी में। जब काबुल और गजनी में बाबर को विजय प्राप्त हुई तो वहीं पे बाबर ने 1507 में पादशाह की उपाधि धारण की। परीक्षा में पूछा जाता है कि बाबर ने कब पादशाह की उपाधि धारण की, तो काबुल और गजनी के विजय के उपरांत। इस पादशाह धारण करने वाला मुगल वंश का बाबर पहला व्यक्ति था। इससे पहले इसके पूर्वज या इसके पिताजी मिर्जा की उपाधि धारण करते थे। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 1511 में बाबर पुनः समरकंद पर आक्रमण करता है। वो इतना महत्वाकांक्षी रहता है कि उसकी एक चाह रहती है कि मुझे समरकंद पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है, अपना ध्वजा पताका लहराना है। जब वो पुनः आक्रमण करता है तो वह फिर उस पर अधिकार कर लेता है, लेकिन 1512 ईस्वी में समरकंद को वह फिर खो देता है। तब बाबर ने एक अवलोकन करते हैं, सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, अपने कुछ गहन सैन्य अध्ययन सैन्यकर्मी और सेनापति से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा कि हे राजा, आपको पूर्व की ओर, जैसे आपका गजनी है, आप काबुल है, इस ओर आपको विजय प्राप्त करना अत्यधिक आसान है और पश्चिम की ओर विजय प्राप्त करना कठिन है। तो बाबर ने एक विचार किया कि मुझे अब पूर्व की ओर ही आक्रमण करना है और मुझे विजय हासिल करनी है। फिर बाबर अब वे विचार करता है कि पूर्व की ओर चल देता है। अब यहाँ पे शुरू होता है कि बाबर का भारत में प्रवेश। बाबर में भारत का प्रवेश कैसे होता है, किन परिस्थितियों में होता है, तो आप ध्यान से देखिए। 1519 में बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान होता है। किसके विरुद्ध होता है? 1519 में बाबर का यूसुफ जई जातियों के विरुद्ध होता है। और यूसुफ जई जातियों में दो छोटे छोटे स्थानीय जो जगह रहती हैं, जगह स्थान जो हैं, वो है बाजौर और भेरा। बाजौर और भेरा को बाबर अपने अधिकार में युद्ध के माध्यम से मिला लेता है। उसके बाद देखिए आता है कि 1524 में बाबर ने लाहौर और सियालकोट को भी जीत लेता है। 1519 में बाबर बाजौर और भेरा, 1524 में बाबर लाहौर और सियालकोट को भी अपने अधिकार क्षेत्र में कर लेता है। अब आते हैं बाबर के पुत्रों के बारे में। बाबर के 4 पुत्र होते हैं, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल। ये 4 पुत्र हैं बाबर के। चारों पुत्र अति शक्तिशाली रहते हैं, जिसमें से सबसे बुद्धिजीवी हुमायूं था। हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि जब हुमायूं का जन्म हुआ था तो बाबर ने शाहरुख नामक सिक्का चलवाया था और अपने क्षेत्र में बंटवाया था। अब आ जाते हैं नीचे। बाबर का जो प्रमुख युद्ध है ये पानीपत का प्रथम युद्ध। ये कहा जाता है कि बाबर 5 युद्ध पहले लड़ चुका होता है, 4 युद्ध पहले लड़ चुका होता है, और ये पानीपत का जो प्रथम युद्ध है बाबर 5वें युद्ध के तौर पे जाना जाता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये बाबर का किस क्रम का युद्ध था, तो ये 5वें क्रम का युद्ध बाबर का था। अब आप ये विचार कर लीजिए कि बाबर भारत में क्यों आया। बाबर काबुल में था, गजनी में था, लेकिन वहाँ पे जब वो एक युद्ध जीत रहा था, एक से युद्ध जीत रहा था, तो यहाँ पे ये हुआ कि वो भारत में ही क्यों आया। भारत में आने का उसका मुख्य कारण था कि भारत के ही लोग कई टुकड़ों में बंट चुके थे। वहाँ पे आपसी एकता न होने के कारण बाबर ने इसका बहुत ही बढ़िया समय समझा और बोला कि किसी भी देश में अपनी संप्रभुता करने के लिए आपस में एकता ना होना ही बहुत ही अच्छा अनुकूल होता है किसी विदेशी राजा को भारत में आक्रमण करने के लिए। तो बाबर ने सोचा कि इससे अच्छा मौका हमारे पास कोई दूसरा नहीं हो सकता। फिर बाबर को कई लोगों ने अनुमति दिया कि आप आ जाइए। इब्राहिम लोदी के जो सगे चाचा थे दौलत खां ने बोला कि आप आइए, यहाँ आक्रमण करिए और अपना राज्य स्थापित करिए।
राजस्थान से मेवाड़ के राणा सांगा बोलते हैं कि आप आइए, इब्राहिम लोदी से युद्ध करिए, हम आपका साथ देंगे। तो इस तरह से कई अन्य लोगों ने भी बाबर से कहा कि आप आइए, हम आपकी मदद करेंगे। बाबर को भी महत्वाकांक्षी था, उसको भी राजपाट की अधिक लालसा थी। बाबर का जो प्रथम युद्ध हुआ है 21 अप्रैल 1526। बाबर का जो प्रथम युद्ध है वो 21 अप्रैल 1526 को प्रारंभ होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ये एक ऐसा प्रमुख युद्ध है कि बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है कि बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, कहाँ हुआ, किससे हुआ। तो बाबर का पानीपत का युद्ध कहाँ हुआ, ये आपका हुआ 21 अप्रैल 1526। बाबर का ये 5वां युद्ध था और बाबर इब्राहिम लोदी को बुरी तरीके से पराजित कर देता है। उसमें कौन सी रणनीतियाँ बाबर अपनाता है, तो उसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि बाबर युद्ध नीति में तुगलमा युद्ध नीति अपनाता है। ये तुगलमा युद्ध नीति क्या है, तो तुगलमा युद्ध नीति में ये कहा गया कि बाबर ने सर्वप्रथम भारत में तोप खानों का प्रयोग किया था। उस तोप से उस इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करता है और बहुत ही अच्छी तरीके से विजय हासिल कर लेता है। अब हम लोग इधर आकर के चर्चा करते हैं कि अब उन दो तोपचियों का नाम था अली और मुस्तफ़ा, जो बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति के तहत जो चलाया था। उन दोनों तोपचियों के नाम भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप ध्यान देंगे अली और मुस्तफ़ा, ये दो नाम हैं। और इन्होंने जो तोप का उपयोग किया था वो उस्मानी बुद्धि से किया था। ये उस्मानी विधि लिखा है कि तोप का किस प्रकार से प्रयोग किया था, तो उस्मानी विधि द्वारा किया था। ठीक है। अब बाबर जब पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया तो जीतने के उपरांत उसको बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न मुद्रा में था और वो जीतने के बाद दिल्ली में अपना ध्वजा पताका लहरा दिया। ध्वजा पताका लहराने के बाद उसकी इच्छा रही, उसने अब काबुल जाने की इच्छा जताई। और जब बाबर काबुल वापस चला जाता है तो काबुल जाने के उपरांत वह सारे व्यक्तियों को एक एक चांदी का सिक्का सबको उपहार स्वरूप भेंट करता है। वहाँ के स्थानीय लोग बाबर को कलंदर की उपाधि से सम्मानित करते हैं। कलंदर का मतलब होता है दानवीर, गरीबों को दान देने वाला। तो इस तरह से पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसकी उपाधि धारण की, कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर की उपाधि गरीबों को दान देने वाला या दानवीर। ठीक है। अब आते हैं दूसरे युद्ध में। बाबर का जो दूसरा मुख्य युद्ध था वो था खानवा का युद्ध। अब देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ था 15 मार्च 1527 को। किसके बीच हुआ था, बाबर का युद्ध हुआ था आपके फतेहपुर सीकरी स्थान पे राणा सांगा के साथ हुआ था। राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध हुआ और बहुत ही भीषण युद्ध में बाबर एक बार फिर विजय हुआ और राणा सांगा बुरी तरीके से पराजित हुए। ये वही राणा सांगा हैं जिन्होंने कहा था कि आप बाबर से कहा था कि आप भारत आइए, भारत में आप इब्राहिम लोदी को हराइए, मैं आपकी मदद करूंगा। और यहाँ पे एक समय खानवा के युद्ध में बाबर ने इनको खुद हरा दिया था। बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया। जिहाद का नारा का मतलब ये है कि हमें अपना इस्लाम धर्म बचाने के लिए कोई भी कार्य करना पड़ेगा, हम करेंगे। हमारा धर्म संकट में है तो मुझे इस धर्म को बचाना चाहिए। और उस धर्म का विरोधी राणा सांगा को बताया गया। तो इस जिहाद के कारण बाबर ने राणा सांगा की हत्या कर दी थी और जिहाद का नारा दिया था। उसके बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि, खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण की। ये बहुत ध्यान दीजिएगा, कई बार प्रश्न पूछता है कि खानवा के युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की, पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद कौन सी उपाधि धारण की, तो आप यहाँ कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो पानीपत के युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। खानवा के युद्ध में ही बाबर ने राणा सांगा को जिहाद का नारा दिया था और उसके उपरांत उसका दमन किया था। अब तीसरे युद्ध में आ जाते हैं चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है 29 जनवरी 1528 को चंदेरी का युद्ध हुआ बाबर और मेदिनी राय के बीच। इस युद्ध में भी बाबर जीता और मेदिनी राय की बुरी तरीके से पराजय हुई। ठीक है। अब आगे आते हैं चौथा युद्ध और अंतिम युद्ध। बाबर का चौथा और अंतिम युद्ध था घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध 5 मई 1529 को होता है। इस युद्ध में बाबर और अफगान का युद्ध होता है और एक बार फिर बाबर जीतता है और अफगानों की बुरी तरीके से पराजय हो जाती है। प्रश्न बनता है कि बाबर का अंतिम युद्ध कौन सा था, तो बाबर का अंतिम युद्ध था आपका घाघरा का युद्ध। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि बाबर की जो मृत्यु है वो मात्र 48 वर्ष की अवस्था में हो जाती है 27 दिसंबर 1530 को।
कहाँ होती है? आगरा में होती है। बाबर की मृत्यु जब आगरा में हो जाती है तो उसको उस विधि विधान के अनुसार आगरा के आराम बाग में दफना दिया जाता है। बाबर की जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी जो लिखा गया है वो बाबर नामा को ही बोलते हैं, तुजुक ए बाबरी, और इनकी मातृभाषा तुर्की भाषा में लिखा गया है। तुजुक ए बाबरी का अनुवाद जो किया है वो अब्दुल रहीम खाना ने किया है। ये आपके अकबर के समकालीन थे और अकबर के ही नौरत्नों में एक माने जाते थे। तो तुजुक ए बाबरी के बारे में चर्चा कर लिया। किस भाषा में थी? तुर्की भाषा में थी। बाबर की जब मृत्यु हुई तो इसी तुजुक ए बाबरी या बाबरनामा में वर्णन किया था बाबर ने कि मेरी अंतिम मृत्यु हो तो मेरा जो शव दफनाया जाए वो काबुल में दफनाया जाए। चूँकि आराम बाग में दफना दिया गया था आगरा के, तो यहाँ से इनका शव निकाल करके काबुल में दफनाया गया। तो प्रश्न बनता है कि ऐसा कौन सा मुग़ल शासक था जिसका शव एक बार निकाल करके पुनः काबुल में दफनाया गया था? तो वो और कोई नहीं, आपके बाबर थे। ठीक। शैली के बारे में बताया गया है कि बाबर ने मुंबईयन नामक एक पद्य शैली का जन्मदाता कहा जाता है। तो पूछते हैं कि मुंबईयन पद्य शैली के जन्मदाता कौन हैं? तो आपके कौन हैं? बाबर हैं। ये देखिए यहाँ पे दर्शाया गया है। अब इनका अब्दुल रहीम खान ने इनका अनुवादन किया था। बाबरी मस्जिद के बारे में आप लोग जानते होंगे कि बाबरी मस्जिद बाबर के एक सेनापति थे, उनका नाम था सैयद मीर बाकी। मीर बाकी के बाबर के कहने पर मीर बाकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसका अभी हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तहत आदेश आया है कि वहाँ पे पहले मंदिर का निर्माण था, मंदिर के अवशेष पाए गए थे, उसके बाद मस्जिद बनाई गई। तो आदेश 5/1 का निर्णय आया कि यहाँ पे मंदिर ही पुनः स्थापित होगा। तो ये मीर बाकी ने बनाया था। और अंत में क्या कहते हैं कि बाबर का जो उत्तराधिकारी था वो और कोई नहीं, उसका पहला पुत्र हुमायूं था। हुमायूं इसके बाद आते हैं। और अब इस वीडियो में मैंने आपको प्रयास तो किया है कि सभी बताने का, आप लोग इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। सारे तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसको बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक बार वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। तो प्रयास किया गया है कि बाबर को इस वीडियो में अच्छे से समझाने का प्रयास किया गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा। लाइक और कमेंट से मुझे कोई लाभ नहीं है, बस एक ये लाभ होता है कि आप लोगों ने हमारी वीडियो को सराहा, हमारी वीडियो को अच्छा कहा, तो इससे और हौसला आता है कि और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको दिए जाएं और अच्छे कंटेंट आपको समझ में आ सके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपके ही तरह के जो अन्य छात्र हैं उन तक भी पहुँच सके और उनको भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में इन वीडियो के माध्यम से लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।